इकाई 2.6 आधुनिक काल काव्यखंड। अभी हमने पढ़ा उत्तर छायावाद, इसके बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक जो थे कार्ल मार्क्स थे। इसके जो स्टार्टिंग की थी वो कार्ल मार्क्स ने की थी। विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स, पहला जो लेखक संगठन था, पहली यूनियन जो थी वो थी यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स। इस सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ था। E.M. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना सन 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में की थी। तो 1935 में E.M. फोस्टर्स ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी पेरिस में। भारत की तरफ से सर्वप्रथम ब्रिटेन में जुलाई में 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन ज्योति घोष, K.M. भट्ट, सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, हिरेन मुखर्जी, M. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने किया था। तो इनके पहला जो संघ बना था वो था प्रगतिशील लेखक संघ। इसमें ज्योति घोष, K.M. भट्ट, सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन इंक्लूड थे। फिर सन 1936 से 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 ईस्वी से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद, इसीलिए इसी वर्ष को प्रगतिवाद की शुरुआत माना जाता है। प्रगतिवाद की शुरुआत स्वच्छंदतावाद युग से ही हो जाती है, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंदतावाद युग से में ही उभरती हैं। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया है। प्रगतिवादी काव्य ने सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के विजय के गीत गाए। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी काव्य का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा में के हित में नहीं है वह उसकी आवाज़ नहीं बन सकता, और वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। इस संदर्भ में लेनिन का यह विचार महत्वपूर्ण है। साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। मतलब साहित्य के साथ हम क्रांति कर सकते हैं, साहित्य हमारा क्रांति करने के लिए एक हथियार बन सकता है। क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है, क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुवृत्त है, ये नहीं कहा जा सकता। प्रगतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थवाद ही यथार्थ को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। वो ये मानते हैं कि जो समाजवादी यथार्थवाद है उसको देखना ही एकमात्र सच्चाई है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रगतिवादी चेतना साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को सौदेश्य मानती है। प्रगतिवादी कविता की भाषा बिंब मतलब परछाई, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के हैं और इनकी शैली उपदेशात्मक है। मतलब ये उपदेश देने के लिए कविताएं रची जा रही हैं। तत्कालिकता का दबाव और घोर सामाजिक व राजनीतिक काव्य होने के कारण प्रगतिवादी काव्य में रूपात्मक विशेषता का अभाव दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह के अनुसार सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत ने एक कविता लिखी, एक रचना की युगवाणी, उसको खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कौन सा है? युगवाणी। किसने लिखा था? सुमित्रानंदन पंत ने, और ऐसा मानना है बच्चन सिंह का। गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि जो रामेश्वर ने जो करुण और ब्रज भाषा काव्य करुण सत्सई लिखा है वही पहला प्रगतिवादी काव्य है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। उनका मानना है कि प्रगतिवाद के कारण साहित्य में एक नई चेतना तो आई, लेकिन साहित्य यांत्रिक हो गया। यांत्रिक मतलब एक मशीन बनकर रह गया। जो साहित्य है उसको एक मशीन के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवादी नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखों व संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना, ऐसा मानना है रामविलास शर्मा का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, और आगे कहते हैं
प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बधाए नहीं होते। जीवन में जो हम कविताओं में बोलते हैं उतना बंधा हुआ हमारा जीवन नहीं होता, उसमें कुछ अलग चीज़ें भी घटती रहती हैं। तो कला, सत्य और जीवन में परिवर्तन होता है, वो बंधे बंधाए नहीं होते। पंत, निराला और प्रगतिवाद। युगांत लिखकर पंत जी ने युग के अंत यानी कि छायावाद का अंत, छायावाद के अंत की उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था युगांत, एक युग का अंत हो गया, उसकी घोषणा कर दी। तथा युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा, मतलब एक नई रचना की युगवाणी जो प्रगतिवाद की युग की वाणी है। पंत जी ने रूपाभ नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसमें अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। पंत के अनुसार प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, उसी का एक पार्ट है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। पहले में क्या है, मानवीय जागरण इंसान को जगाना है और दूसरे में पूरी जनता को जगाना है। तो यही फर्क है छायावाद और प्रगतिवाद में पंत के अनुसार। निराला ने कुछ प्रगतिवादी रचनाएं की हैं जिसमें कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक वन बेला प्रमुख है। इन रचनाओं में उनका मानवतावादी पक्ष उभर कर सामने आया है। सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने वह तोड़ती पत्थर, विधवा जैसी कविताएं लिखी। सर्वहारा वर्ग कौन, जो मजदूर वर्ग होता है, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, और जबकि दूसरे भी उसी पे, सर्वहारा इसलिए बोला कि उनका गुजारा भी उन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर मजदूर नहीं होंगे तो पूंजीपति कमाई भी कैसे कर लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कविताएं लिखी, वह तोड़ती पत्थर और विधवा। अब प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले है केदारनाथ अग्रवाल, इनका समय 1911 से 2000। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्तस्तान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। फिर आते नागार्जुन, इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था नागार्जुन का। इनका समय 1911 से 1998, 1911 से 1998। इनकी रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, इस गुब्बारे की छाया में 1989, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, भूमिजा और रत्नगर। फिर है शिव मंगल सिंह, इनको सुमन के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 1915 से 2002। इनकी रचनाएं हैं हिलोल, जीवन के गान, युग का मूल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, एशिया जाग उठा, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी। फिर है त्रिलोचन, इनका नाम है वासुदेव सिंह। इनका समय 1917 से 2007। इनकी रचनाएं हैं धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का गवी हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अनकही भी कुछ कहनी है 1985, सबका अपना आकाश 1987, चेती 1987, अमोला 1990। फिर है रांगे राघव, इनका नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। इनका समय 1923 से 1963। इनकी रचनाएं हैं अजय खंडर 1944, मेधावी 1947 और पांचाली 1955। अब इम्पोर्टेंट कवियों को एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। पहले हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, जैसे रूसी, अंग्रेजी, चेक, जर्मन। मतलब केदारनाथ अग्रवाल ने जो रचनाएं लिखी थी उनका
दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुआ है, रूसी, अंग्रेजी, चेक और जर्मन आदि भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में उनकी राजनीतिक कविताएं आती हैं और दूसरी श्रेणी में प्रकृति प्रेम से संबद्ध एवं सामाजिक कविताएं। प्रेमचंद का कथा साहित्य में जिन समस्याओं को आधार बनाकर लिख रहे थे, उन्हीं समस्याओं को केदार जी ने अपने काव्य के माध्यम से चित्रित भी किया है। मतलब प्रेमचंद तो क्या करते थे, उपन्यास, कहानियां लिख रहे थे, उन्हीं समस्याओं को केंद्र बनाकर इन्होंने काव्य लिखा। किसने? केदारनाथ अग्रवाल ने। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती समय में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। सबसे पहले की जो रचनाएं हैं उसमें अपना नाम क्या रखते थे? बालेंदु। और उस समय वे ब्रज भाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। देश विदेश की कविताएं शीर्षक से केदारनाथ अग्रवाल ने देश और देश के बाहर के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद भी किया है। केदारनाथ अग्रवाल की प्राकृतिक कविताओं के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। जैसे छायावाद में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति चित्रण किया करते थे, वैसे ही छायावाद के बाद के युग में उनका स्थान किसने लिया? केदारनाथ ने। केदारनाथ अग्रवाल ने जहां कहे केदार खरी खरी में डॉलर के प्रति भारतीय राजनेताओं को चेताया, वहीं युग की गंगा में असमान अर्थव्यवस्था की विसंगति का यथार्थ चित्र भी खींचा है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदार जी ने जमुन जल तुम एवं हे मेरी तुम कविताएं अपनी पत्नी की याद में लिखी हैं। खेत का दृश्य कविता धरती को राधा और कृषक को कृष्ण प्रतीक बनाकर लिखी गई है। चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है एवं वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। केदार जी को सन 1886 में अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1986 में। कौन सी रचना के लिए? अपूर्वा के लिए। फिर आते हैं नागार्जुन। उनको यात्री के नाम से भी जाना जाता है। यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था, मतलब पहले उनको यात्री के नाम से ही जाना जाता था। ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। हिंदी में नागार्जुन नाम से कविताएं लिखी। इनका मूल नाम जो था, मतलब इनका जो असली नाम था, वो वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन राजनीति की समझ रखने वाले सजग कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा, तुम्हारी दुरंतनी मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद के शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रसिद्ध पहली रचना है। नागार्जुन की खड़ी बोली में पहली प्रकाशित रचना कौन सी है? राम के प्रति। नागार्जुन की कविता राम के प्रति 1935 में साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी, जो लाहौर से निकलती थी। अपनी कविता प्रतिहिंसा के स्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य को मैनिफेस्टो कहा है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें 52 कविताएं संकलित है। 52 कविताएं हैं। सन 1968 में इस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। मतलब वो नुक्कड़ पे जो हम बातचीत करते हैं ना, उस प्रकार की कविता उन्होंने बोला है। नागार्जुन ने दीपक पत्रिका में संपादक के रूप में भी कार्य किया। प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन आजाद भारत के एक ऐसे अध्यापक की यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई है। भस्मांकुर खंड काव्य कविता में नागार्जुन ने भगवान शिव और पार्वती के संबंधों को साधारण दंपति के रूप में देखा है, मतलब पति पत्नी के रूप में देखा है। इस कविता का शरीर श्रृंगार रस का है, लेकिन आत्मा करुण रस की है। इसमें बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। हरिजन गाथा कविता में दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। आओ रानी नागार्जुन की व्यंग प्रधान कविता है। ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर नागार्जुन ने ये कविता लिखी थी। नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओ जन मन के सजग चितेरे कविता लिखी। नागार्जुन ने चना जोर गरम कविता भ्रष्टाचारी, सत्ता लोलुप एवं अवसर की ताक में रहने वाले, अपना हित साधने वाले लोगों पर लिखी थी। चना जोर गरम जो थी, उन पर व्यंग किया इन्होंने। तन गई रीढ़ यह तुम भी नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविताएं हैं। गुलाबी चूड़ियां नागार्जुन की वात्सल्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नागार्जुन के संबंध में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार क्या है? नामवर सिंह कहते हैं, यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ जो सीधे चोट करते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं, परिपद्ध हूँ
संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। उनकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए तो है ही, अपने आप को व्यामोह से उबारने के खातिर भी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वह संबद्ध ना हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वह आबद्ध है, मतलब किसी न किसी तरह से वो लिंक होती ही है। स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतरित शिशु सुलभ हाश में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मर्मस्पर्शी हैं। फिर बच्चन सिंह कहते हैं, नागा अर्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं, मतलब जो उन्होंने मुहावरे इस्तेमाल किए हैं वो गांव में इस्तेमाल होते हैं। जहां संस्कृत की सदी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है, मतलब गांव की भाषा है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता है। नामवर सिंह कहते हैं कि नागा अर्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है, मतलब उनकी जो कविताओं में जो शैली होती है वो खुद नागार्जुन को खोजती है। नामवर सिंह कहते हैं उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषम भी। फिर नामवर सिंह कहते हैं, लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितना सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए हैं। कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में वे लाजवाब है। वो कविताओं के अंदर ही नाटक क्रिएट कर देते हैं, जैसे अकाल और उसके बाद कविता पढ़ी, संसद कविता है इनकी, चना जोड़ गरम कविता है इनकी, तो ये सब चीज़ें उसमें नाटकीयता दिखाई पड़ती है। उनके बात कहने के हजार ढंग हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी हैं, मतलब वो सोते सोते भी क्रांति के बारे में सोचते हैं, आज़ादी के बारे में सोचते हैं। मैनेजर पांडे कहते हैं, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता, मतलब जो उन्होंने कविताएं लिखी है तो 1940 के बाद जितनी जो भी हमारी कंडीशंस है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक इतिहास लिखा जा सकता है। उनकी कविताएं इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने लंबी कविताएं लिखी है एवं गीतों की भी रचना की है। जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन जैसी रचनाओं में पूंजीपतियों के शोषण की भर्त्सना की है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चल रही कुदाल, कलकत्ते का अकाल, गुनिया का यौवन। फिर है त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविताओं के केंद्र में गांव व उनकी समस्याओं का चित्रण है। त्रिलोचन नए नए प्रयोगों से भाषा को समृद्ध बनाने के पक्षधर कवि रहे हैं। त्रिलोचन कृत, मतलब त्रिलोचन ने एक रचना लिखी अमोला 1990 में। ये अवधी भाषा में है। इसमें 2700 बरवे संग्रहित हैं, 2700 बरवे हैं इसके अंदर। त्रिलोचन की कविताओं पर संस्कृत व अवधी भाषा का प्रभाव है। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में पुराने छंदों जैसे बरवे, कुंडलियाँ, रोला इत्यादि का प्रयोग किया है। ये होता है एक्सप्लेन करने के तरीके होते हैं, बरवे, कुंडलियाँ, रोला ये सब छंद होते हैं। त्रिलोचन के सोनेट रोचक एवं रमणीय हैं। त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। मुक्तिबोध कहते हैं कि जो त्रिलोचन है वो अवध मतलब पूर्वी जो हिस्सा है हमारे देश का, वहाँ के किसान कवि है। इन्होंने किसानों की समस्याओं को उजागर किया है। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर प्रगतिशीलों की में शामिल किया गया है। वो खाली समस्याओं का वर्णन करते थे, प्रगतिवादी कवि नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको मान लिया गया है। जैसे कोई बच्चा अगर 1-2 नंबर से फेल हो जाता तो उसको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया था, तो इसीलिए ग्रेस मार्क्स दे करके उन्हें प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। और अन्य बिंदु हैं इसके, अगय खंडर में झनकार, ललकार, हुंकार नाम से स्टालिन के युद्ध स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के पिघलते पत्थर जो 1946 में आया था, और रहा के दीपक 2 मुक्तक काव्य मिलते हैं। मुक्तक क्या होते हैं? जो अपने आप में पूरे होते हैं। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। तो ये था हमारा प्रगतिवाद।